हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्ले। इस वीडियो में हम खेलेंगे 7 मई 2026 के करंट अफेयर्स का क्विज। इस क्विज में होंगे 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के बाद होगा उसका एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, with reference to the incentive scheme for promotion of critical mineral recycling, consider the following statements. First, it is a financial intervention under the National Critical Mineral Mission focusing on a circular economy. Second, the scheme offers a uniform 20% capital expenditure subsidy to all eligible participants regardless of project timelines. And statement 3, it covers the extraction of minerals from urban mining sources such as catalytic converters and permanent magnets. So इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका मतलब है सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सो जो स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, बेसिकली इंडिया की मिनरल सिक्योरिटी का एक कॉर्नरस्टोन है और इस स्कीम को इंटीग्रेट किया गया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में, एनसीएमएम, टू प्रमोट सर्कुलैरिटी, यानी कि वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जाए और उसको वापस रीयूज किया जाए। सर्कुलैरिटी का मतलब ये है कि जो एंड प्रोडक्ट है, एंड यूज प्रोडक्ट का जो वेस्ट है, उसको वापस रॉ मटेरियल की तरह कैसे यूज किया जाए। ओके, और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, ये स्कीम स्पेसिफिकली अर्बन माइनिंग को टारगेट करती है। और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि सब्सिडी इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि ये वेरी कर सकती है। कभी कभी हो सकता है, जैसे इसमें लिखा है एक्सप्लेनेशन में, 14%, 17% तक भी मिल सकती है और 20% इसका कैप है, यानी कि मैक्सिमम 20% कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सब्सिडी मिल सकती है, और ये परफॉर्मेंस लिंक्ड सब्सिडी है। क्वेश्चन नंबर 2, in the context of the Indian judiciary, consider the following statements regarding the increase in the strength of Supreme Court judges. First, the original Constitution of 1950 fixed the total strength of the Supreme Court at 8 judges, including the Chief Justice of India. Second, an amendment to the Constitution under Article 368 is required to increase the sanctioned strength of the Supreme Court. Statement 3, the expenditure related to the salaries and allowances of Supreme Court judges is charged upon the Consolidated Fund of India. Fourth, the Supreme Court Collegium, consisting of the CGI and the two senior most judges, recommends names for the newly created posts. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था 1950 में, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ सीजीआई प्लस 7 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस की थी, यानी कि टोटल 8 जजेस। और स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है कि जजेस की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए होता है, सिंपल लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट चाहिए होता है, जो है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। ओके, इसको, इस एक्ट को अमेंड करके जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। और स्टेटमेंट 4 भी इनकरेक्ट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कलीजियम में सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ना कि 2। क्वेश्चन नंबर 3, द वाडिना शिप रिपेयर फैसिलिटी is being developed as a collaboration between option A, Ministry of Ports, Shipping and Waterways and Mazagon Dock Shipbuilders Limited, option B, Kandla Port Trust and Garden Reach Shipbuilders, option C, Gujarat Maritime Board and Reliance Naval and Engineering, and statement D, Deen Dayal Port Authority and Cochin Shipyard Limited। तो इसमें से कौन से दो एंटिटीज के बीच में कोलैबोरेशन से ये नई रिपेयर फैसिलिटी बन रही है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी एंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है इस पोर्ट के बारे में, इस रिपेयर फैसिलिटी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is a key objective of the mission for cotton productivity? Statement A, to restrict the cultivation of cotton to the southern states of India to avoid pest attacks. Option B, to transition India's entire cotton production to organic methods by 2031. Option C, to implement the high density planting system to improve stagnant yields. And option D, to provide 100% subsidy on electricity for all ginning and processing factories.
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के अंडर बेसिकली हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन है जिससे स्टैग्नेंट यील्ड्स का प्रोडक्शन बढ़ सके। सो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। So mission for cotton productivity is basically designed to solve the yield gap in Indian agriculture। और स्टेटमेंट ये जो था कि इसमें लिखा हुआ था कि सर्दर्न स्टेट्स की तरफ ही पूरा इसका यील्ड जो है कॉन्सेंट्रेट करना है, वो गलत है क्योंकि ये स्कीम 140 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट की जा रही है जिसमें नॉर्थ और सेंट्रल बेल्ट्स भी हैं। ठीक है, और सस्टेनेबिलिटी गोल है इसमें, और इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। ओके, जैसे कि 100% इलेक्ट्रिकल सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी। Question number 5. In the context of the Kasturi Cotton Bharat Initiative, consider the following statements. First, it is a joint initiative of the Ministry of Textiles, Cotton Corporation of India, and trade bodies. Statement 2. It aims to provide a unique brand identity to Indian cotton in the global market based on quality and traceability. And statement 3. The brand specifically excludes cotton produced using high density planting systems. So, इसमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो इसका राइट आंसर देखना होगा। सो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, नो डाउट सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसका मोस्ट प्रोबेबली होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी गलत है, ये भी गलत है। ओके, सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके, सो कस्तूरी कॉटन भारत इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल ब्रांड फॉर कॉटन। ओके, सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इट रिप्रेजेंट्स अ पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री टू एलिवेट इंडियन कॉटन। और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। पहले क्या होता था कि इंडियन कॉटन जो है बेसिकली उसको हाई ट्रैश कंटेंट और पुअर ट्रेसेबिलिटी से बेसिकली डिसएडवांटेजेस थे इसके, ट्रैश कंटेंट और पुअर ट्रेसेबिलिटी। सो कस्तूरी कॉटन जो है इंश्योर कर रहा है कि फाइबर ग्लोबल बेंचमार्क मीट करे। ओके, और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी भी हो ताकि उसको बेसिकली ट्रेस किया जा सके कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, सो दैट इंटरनेशनल बायर्स भी इसमें इंटरेस्टेड हो। और स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी बेसिकली एक्टिवली प्रमोट कर रहा है हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम्स को, ओके, ना कि उसको एक्सक्लूड कर रहा है। Question number 6. The incentive scheme for promotion of critical mineral recycling targets which of the following waste streams for urban mining? ओके, ये क्वेश्चन हमने शायद 1 या 2 में भी किया था। सो इसमें से कौन से मिनरल्स बेसिकली इंक्लूडेड हैं स्कीम में, क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग में? फर्स्ट, स्पेंट लिथियम आयन बैटरीज। सेकंड, परमानेंट मैग्नेट्स। स्टेटमेंट 3, एग्रीकल्चरल प्लास्टिक वेस्ट। एंड स्टेटमेंट 4, कैटालिटिक कन्वर्टर्स। सो ये स्कीम जो है स्पेसिफिकली अर्बन माइनिंग में ही अर्बन माइनिंग को टारगेट कर रही है। सो इसका आंसर होना चाहिए 1 एंड 4, 1, 2 एंड 4, क्योंकि अर्बन है तो एग्रीकल्चरल तो होगा नहीं। तो इसका आंसर राइट है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 4 ओनली। तो यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statements best describes the self-emissive property of OLEDs? Statement A, the display uses a layer of liquid crystals to polarize light from an external source. Statement B, each pixel generates its own light when an electrical current is applied to organic compounds. Statement C, the screen absorbs ambient light and reflects it back to the viewer to save energy. And statement D, a single large backlight provides illumination which is then filtered by color wheels. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, each pixel generates its own light when an electric current is applied to organic compounds। और यहाँ पे organic compound से मतलब है कार्बन। ओके, तो सेल्फ एमिसिव प्रॉपर्टी का जो अभी हमने मीनिंग देखा वो यही है। ओएलईडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, और ऑर्गेनिक का मतलब है यहाँ से कार्बन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8.
Cryovolcanism, a concept mentioned in the study of TNO 2002 XVN3, refers to the eruption of molten rock from the core of a planet due to extreme pressure. Statement B, the release of volatile gases like water, ammonia, or methane from the interior of an icy body. Statement C, the collision of two icy objects, releasing in the total vaporization of both bodies. And option D, the process of ice turning directly into gas due to intense solar radiation. तो क्रायोवोल्केनिज्म का मतलब बेसिकली ये है आइस वॉल्केन, आइस वॉल्केन. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल गैसेस लाइक वाटर, एमोनिया और मीथेन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ एन आइसी बॉडी. और यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है. तो क्रायोवोल्केनिज्म का मतलब बेसिकली होता है आइस वॉल्केनिज्म. तो जब आइसी स्ट्रक्चर या फिर किसी आइस ऑब्जेक्ट से गैसेस निकलती हैं उसे हम कहते हैं क्रायोवोल्केनिज्म. क्वेश्चन नंबर 9 is regarding OLED technology. Statement 1, OLED displays can produce true black and infinite contrast ratios unlike traditional liquid crystal displays LCDs. OLED pixels are self-emissive, meaning they generate their own light and can be completely switched off when displaying black content. And the organic compounds used in OLEDs are typically made from toxic heavy metals to ensure high brightness levels. So इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो पहले भी हमने देखा था, ओलेड एक क्वेश्चन में था. तो ऑर्गेनिक से मतलब होता है यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे टॉक्सिक हैवी मेटल्स यूज नहीं होते हैं. ठीक है, सो स्टेटमेंट 3 गलत है और स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑप्शन सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. तो यहाँ पे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ओलेड आर नोन फॉर देयर ट्रू ब्लैक कैपेबिलिटी. ठीक है, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है. द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 is regarding emergency credit line guarantee scheme ECLGS 5.0. So statement 1, the scheme provides 100% guarantee coverage to lenders for credit extended to scheduled passenger airlines. Statement 2, the ECLGS was primarily expanded in version 5.0 to mitigate the economic impact of the West Asia crisis in fuel sensitive sectors. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है. सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि जो गारंटी कवरेज है टीयर्ड है, यानी कि टीयर्ड का मतलब होता है स्ट्रक्चरल है, हर किसी सेक्टर को अलग अलग मिलेगा. जैसे कि एमएसएमई को यहाँ पे 100% गारंटी कवरेज मिल रहा है, नॉन एमएसएमई और एयरलाइन सेक्टर को 90% तक मिल रहा है. ओके, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है कि अभी इसमें जो एक्सपेंशन हुआ है वर्जन 5.2 में, स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया क्राइसिस यानी कि जो अभी ईरान और यूएसए का वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो रिस्क है एयरलाइंस को, इसलिए इसको अभी एक्सपेंड किया गया है एयरलाइंस में भी, एविएशन सेक्टर में भी. और ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड. ओके, सो ये वीडियो होता है खत्म. आई होप इस इन क्वेश्चन से आपका करंट अफेयर्स का नॉलेज बढ़ा होगा और नेक्स्ट वीडियो भी इसी पैटर्न और डिज़ाइन में जल्दी आएगा. थैंक यू.